तो स्प्लिट कर लोगे? गौरव, तुम्हारा डाउट का क्या इशू ये है कि जी पास डब्ल्यू कमांड में कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और इसके ट्रबल शूटिंग देखोगे ना, तो इससे आपको एक मिनट रुकना। अगर इसके ट्रबल शूटिंग देखोगे तो उससे क्या होगा ना कि कि उसने ये बताया है कि जी पास डब्ल्यू डी कमांड ऐसा कुछ स्टोर कर ही नहीं रही है। ठीक है। वो एक्चुअल में क्या है कि एक स्क्रिप्ट रन करती है। स्क्रिप्ट में वो क्या करती है, तीन चेक करती है। चेक वन चेक टू करके ऐसे कुछ केसेस हैं। उसके बाद चेक करने के बाद वो क्या करती है कि और उसमें चेक वन चेक टू वैल्यू कहाँ से आ रही है, जब आपने हाइफन ए फ्लैग का यूज करके जो वैल्यू आप उसमें डालते हो वो कुछ एक कोई सी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट रन करती है। कोई रेपो है, कुछ है इसके अंदर, कर्नल के पास है, कहाँ पर है, वहां से वो उस वैल्यू स्टोर होती है और वहां से उस वैल्यू को मैच कर रहा है। ठीक है। इसका ट्रबल शूट अगर देखोगे तो उस पे है ये स्टैक करके एक वो है, उस पे स्टैक, उस पे देखते हैं हम नॉर्मल, उस पे ट्रबल शूट लिखा हुआ है। बाकी इसके अलावा इसका मैंने भी काफी पता किया, रिसर्च किया, क्योंकि जी पास डब्ल्यू के लिए इसका कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि ये एक फीचर है तो इसलिए हाँ स्टैक ओवरफ्लो पे ही लिखा हुआ है। स्टैक ओवरफ्लो पे ही है, तो इसका ट्रबल शूट पार्ट वही है। इसके अलावा ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि जी पास डब्ल्यू डी कमांड सब सेट तो कर देती है, बट क्या है कि रिट्रीव करने का कोई ऑप्शन आ ही नहीं रह गई कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एडमिन है या नहीं है। क्योंकि उसमें हाँ सिंपली है कि ये कमांड एग्जीक्यूट करती है तो चेक वन चेक टू चेक थ्री, अगर चेक वन किसके लिए, अगर वो रूट यूजर है तो उसके लिए है, अगर नॉन रूट यूजर है चेक टू करता है, और जब थर्ड चेक आ जाता है वो भी नॉन रूट यूजर के लिए, लेकिन वो भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ है। तो ऐसा कुछ है। उसके बाद एक सी में लिखा हुआ कोई प्रोग्राम है जो इसी के अंदर है, कर्नल के अंदर है, तो वहां से जाके वो रिट्रीव कर रहा है। तो वहां जाके है, क्यों मैंने भी अभी इसका मैंने रिसर्च किया तो मुझे भी इसका आंसर नहीं मिला अभी तक। सही सही बोलो तो, अगर किसी को मिला आप लोगों में से आप देखना, क्योंकि एटीसी ग्रुप फाइल में एक शो नहीं करता। ठीक है। आई होप कि सबको स्क्रीन से क्लियर दिखाई दे रही होगी मेरी। तो आज का हमारा टॉपिक है पैकेज मैनेजमेंट के बारे में। तो किसी को पता है कि पैकेज मैनेजमेंट होता क्या है, पैकेज क्या होता है? डज एनीवन टेल मी अबाउट पैकेजेस, व्हाट इज पैकेज? हाँ गौरव बताओ। सर इसको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि आप क्या कहते हैं, एमएस ऑफिस है ना, सॉरी आपका जो ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस एक तरह से पैकेज है, क्योंकि उसके अंदर ना कई सारे टूल्स हैं। जैसे कि उसके अंदर एमएस ऑफिस भी आता है, एक्सेल भी आता है, आउटलुक भी आता है। तो मतलब क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने, पूरा ना ऑफिस की कंडीशंस को देख के, रिक्वायरमेंट्स को देख के उसने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर का पैकेज बनाया और उसको प्रोवाइड कर दिया। तो पैकेज जनरली क्या है, कलेक्शंस ऑफ टूल्स हैं या सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को पैकेज बोलते हैं। ओके, बाकी और कोई? और कोई जवाब देना चाहेगा?
ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पैकेज मैनेजमेंट। ठीक है, तो पैकेज मैनेजमेंट बेसिकली, पैकेज का मतलब गौरव ने बता दिया। पैकेज का सिंपली मतलब कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ टूल्स, वो होता है कि आपका पैकेज। अब क्या है कि देखो, विंडोज़ में हम उसको सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस बोलते हैं। लिनक्स में इनको हम ये बोलते हैं, पैकेजेज बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि रेपोजिटरीज होती हैं, रेपो बोलते हैं। और उसके बाद डिपेंडेंसीज, कुछ वर्ड है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सिंपली अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि रेपोजिटरीज क्या होती है, कि रेपोजिटरी के बारे में बताता हूँ कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंट्स। इट्स पाथ्स कैन बी लोकल, वेब सर्वर पाथ, एफटीपी सर्वर पाथ। मतलब क्या है कि रेपोजिटरी फाइल क्या है, कि वो सॉफ्टवेयर्स का कलेक्शन है और डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है। ठीक है, और इस रेपोजिटरी फाइल के थ्रू ही हम क्या करते हैं कि वो पाथ डिसाइड करते हैं, कि वो पाथ आपका लोकल भी हो सकता है, ठीक है, या वो आपका कोई वेब सर्वर का पाथ हो सकता है, या किसी एफटीपी सर्वर का पाथ हो सकता है। कहीं का भी वो पाथ हो सकता है जिसके थ्रू हम अपने पैकेजेस को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, और रेपोजिटरी में कॉन्फ़िगर पाथ नहीं बताओगे तब तक हमें कुछ पाथ बताएंगे नहीं कि आपको वो पैकेजेस डाउनलोड कहाँ से करनी है, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक हम क्या है कि अपने पैकेजेस को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। या तो हम लोकली कॉन्फ़िगर करेंगे कि हमने लोकली अपनी रेपोजिटरी बनाई और कॉन्फ़िगर कर लिया अपने सिस्टम पे, और अपने लोकल पाथ दे दिया। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये रेपोजिटरी से कि हाँ, कि मेरा लोकल पाथ है, मुझे यहाँ जाके अपने पैकेजेस को पता करना है और वहाँ से अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। दूसरा क्या है कि वेब सर्वर का पाथ दे देते हैं। ठीक है, अगर किसी ने डेबियन पढ़ा तो डेबियन में सोर्स फाइल करके होती है एक फाइल, वहाँ पे रेपोजिटरी का पाथ दे देते हैं कि कहाँ से एक्चुअल में आपको पैकेजेस को देखना है और जहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तीसरा हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कि बाहर वेब सर्वर का यूज ना करके क्या कर रखा है, एफटीपी सर्वर का यूज किया हो। ठीक है, कि एफटीपी सर्वर पे अपने सारे पैकेजेस रखे हों, आरपीएम पैकेजेस, और उसके बाद क्या कर दिया, उसका पाथ इसमें सेट कर दिया, और जब भी आप पैकेजेस इंस्टॉल करोगे कमांड का यूज करके वो पैकेजेस डाउनलोड हो जाएंगे। अब बात यह है कि देखो कि लिनक्स में को एक फेडोरा बेस्ड सिस्टम होता है, एक डेबियन बेस्ड सिस्टम होता है। डेबियन बेस्ड सिस्टम्स का जो पैकेजेस है उसका जो एक्सटेंशन होता है .deb होता है। ठीक है, डेबियन बेस्ड के लिए। और इसके लिए फेडोरा बेस्ड सिस्टम्स के लिए जो एक्सटेंशन होता है वो आपका होता है .rpm करके। ठीक है, .rpm का मतलब होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर। अगर आपको रेड हैट के अंदर पैकेजेस को इंस्टॉल करना है तो आप कौन कौन से कमांड यूज करते हो? एक तो rpm कमांड यूज करते हो, एक em कमांड यूज करते हो, एक dnf कमांड यूज करते हो। ठीक है, और अगर आपको पैकेजेस को इंस्टॉल करना है डेबियन में, डेबियन बेस्ड सिस्टम में पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए एक dpkg कमांड यूज होती है, dpkg कमांड होती है। उसके बाद दूसरी कमांड होती है आपकी, वो होती है एप्ट, apt, और तीसरा उसको बोल सकते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, ये तीन कमांड होती है, और एप्टीट्यूड को यूज करने के लिए आपका पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। सिंपली सिंपल सा था, तब एप्टीट्यूड कमांड को तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आप उसका पैकेज इंस्टॉल नहीं करोगे डेबियन बेस्ड सिस्टम में। अब बात करते हैं डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? डिपेंडेंसीज का मतलब होता है सीधा सा, इसके नाम नाम से रिलेटेड है कि डिपेंड होना। मतलब कि हमारी मशीन में कुछ ऐसे पैकेजेस होते हैं जो इंस्टॉल करने के लिए हमें दूसरे पैकेजेस की जरूरत होती है। मतलब कि जो पैकेज हम इंस्टॉल करना है वो किसी दूसरे पैकेज के ऊपर क्या है, डिपेंड है, डिपेंड करता है। जब तक उस डिपेंडेंसी को हम रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम पैकेज इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली सी मतलब डिपेंडेंसी, किसी एक पैकेज को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो वो किसी न किसी अदर पैकेजेस पे डिपेंड करता है, और जब तक वो डिपेंड करता है तो उसकी डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं करोगे आप, तब तक उस पैकेज को आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि पैकेजेस क्या होते हैं, रेपोजिटरी क्या होती है, और डिपेंडेंसी क्या होती है। क्लियर? सुप्रीत, क्या दोबारा बताना, बताओ मैसेज में बताना क्या दोबारा बताना है। रेपोजिटरी सिंपल है कि रेपोजिटरी में कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर्स, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर्स का, रेपो का मतलब क्या है, देखो रेपोजिटरी
में क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर्स का कलेक्शन रहता है। ठीक है, पैकेजेस को हम बोल सकते हैं, पैकेजेस भी वही बोलते हैं एक प्रकार से, पैकेज का मतलब पैकेज ही है, उसके नाम में लिखा हुआ है। लेकिन रेपोजिटरी, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक पाथ डिफाइन करते हैं। जब भी उस पाथ पे हम क्वेरी करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि सारे पैकेजेस रहते हैं, उसकी डिपेंडेंसी भी रहती है। तो जैसे ही हम कमांड रन करते हैं तो वो कमांड ऑटो, जैसे कि डीएनएफ कमांड है या एप्ट कमांड है, तो आप क्या करते हो, कई बार ऐसे पैकेजेस है उसके साथ 10 15 4 5 एक्स्ट्रा पैकेज डाउनलोड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेपोजिटरी के अंदर वो सारे पैकेज अवेलेबल है, और उसको पता है कि जब मैं इस पैकेज को इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मेरे को कहाँ से क्या करना है, इसको पैकेज का वो करना है कि हाँ ये इसकी डिपेंडेंसी है, तो मुझे वहां से उसको रिजोल्व करना है। रिजोल्व करने के लिए क्या है, एक सेंट्रलाइज हमें एक सिस्टम बना रखा है जहाँ पे सारे के सारे हमने पैकेजेस रखे हुए हैं, सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स रखे हुए हैं वे, जहाँ से क्या करते हैं हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, पैकेज बोल सकते हैं, उनको क्या करते हैं हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और रेपोजिटरी वो कलेक्शन उन सबका। अगर एक चीज बताऊं, अगर आपको रेपोजिटरी नहीं होती तो आप डिपेंडेंसी कभी रिजोल्व ही नहीं कर पाते। क्योंकि देखो, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के उसकी अलग डिपेंडेंसी होगी, जैसे वो एक डिपेंडेंसी रिजोल्व की, बोला कि मेरी तो ये भी डिपेंडेंसी है, फिर दूसरी डिपेंडेंसी कहीं से डाउनलोड करोगे, फिर उसको इंस्टॉल करोगे, फिर अगेन उसको बोला कि मैं तीसरी ये है, फिर चौथी डिपेंडेंसी, ऐसे डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी अप्रूव कर दे, और आपको क्या है कि एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में क्या पता 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे। रेपोजिटरी ने सारा काम आसान कर दिया, क्योंकि वहां पर सारे पैकेजेस रख दिए, सारे के सारे पैकेजेस, सारे के सारे सॉफ्टवेयर रख दिए, ताकि जब भी वो कमांड रन होगी उसके जितने भी डिपेंडेंट पैकेज हैं, ऑटोमेटिकली वहां से वो क्या कर लेगा, फेच कर लेगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, अच्छा ये इस पर डिपेंड करता, फिर वो रेपो में देखेगा हाँ है, तो वहां से उसको पता चल जाएगा। बेसिकली रेपोजिटरी का सीधा सिंपल मतलब यही है। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि हम रेड हैट पढ़ रहे हैं, तो रेड हैट में कैसे हम पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, कैसे से रिमूव करते हैं, कैसे हमें क्यूरी करनी है कि है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, आपको रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर करनी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो शायद किसी जब गौरव और इन्होंने क्या है कि कर लिया होगा शायद, कि खरीदा होगा वाउचर, यस जिसने सर। वाउचर खरीदा पेमेंट कर दिया यार, उससे बात करके एक काम करो ना, आप अपना वाउचर एक्टिवेट तो करो। अगर पेमेंट कर दिया है तो वाउचर तो एक्टिवेट करो ना, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। चलो बात करते हैं कि अब हम, पहले मैं आपको सिखाता हूँ आरपीएम कमांड के बारे में। ठीक है, आरपीएम आरपीएम कमांड में होता क्या है। रेड हैट पैकेज मैनेजर जिसको बोलते हैं। एक बार आरपीएम की हेल्प फाइल दिखाता हूँ आपको, आरपीएम हाइफन हाइफन हेल्प। देखो बहुत बड़ी हेल्प फाइल है आरपीएम कमांड की, अगर देखोगे तो ये आपको खुद से ही पढ़नी होगी, हर कोई आपको पूरी फाइल नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो जैसे आरपीएम ऑप्शन यूज कर सकते हो, इसका यूज करने का तरीका ए हाइफन ऑल हाइफन एफ फाइल, जी ग्रुप, पी पैकेज, टी का मतलब कॉन्फ्लिक्ट लिस्ट, डी डॉक फाइल्स, एल लाइसेंस फाइल्स, ए, ये सारी चीज़ें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको खुद से पढ़ने चाहिए। ठीक है, हर कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको पूरी की पूरी डॉकेट नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे देखना चाहता है, मैं अगर अपनी मशीन में देखना चाहता हूँ कि रेड हैट मशीन में कोई भी पैकेज इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, कैसे पता करूंगा मैं कौन कौन से पैकेज हमारी मशीन में इंस्टॉल है। आरपीएम हाइफन क्यू मतलब क्यूरी कर रहा हूँ, ए मतलब ऑल। अब मैं देखूंगा तो मेरी मशीन में कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल है, ये आरपीएम हाइफन क्यू के हेल्प से मैं सीधा एंटर करूंगा, ये उन सारे पैकेजेस की लिस्ट को क्या कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, कि ये सारे के सारे वो पैकेजेस हैं जो हमारी मशीन में इंस्टॉल है अभी। ठीक है, ये सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल है। मैं स्क्रीन क्या स्टक हो रहा है आगे? स्क्रीन स्टक हो रहा है क्या? ओके,
तो फिर मज़ा भी नहीं आ रहा आप लोगों को। अच्छा यार, मेरा नेटवर्क डाउन हो गया है और थोड़ा सा इशू हो गया है, तो डेट्स वाई। करें कंटिन्यू? तो अब बात करते हैं, ठीक है, आरपीएम हाइफन क्यूए किया, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको देखना है कि कौन कौन से पैकेजेस हमारी मशीन में इंस्टॉल रहते हैं, सारे के सारे पैकेजेस की लिस्ट को इसने शो कर दी है। अगर मुझे देखना है कि किसी एक पर्टिकुलर पैकेज को, कि ये पैकेज हमारी मशीन में इंस्टॉल है या नहीं है, तो आरपीएम हाइफन क्यू ए, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, ग्रैब करूंगा उसके बाद, क्योंकि मुझे ग्रैब करना होगा। और उस पैकेज का नाम, जैसे मुझे पैकेज देना है, देखना है एच टी टी पी डी का पैकेज इंस्टॉल है या नहीं, एच टी टी पी डी, ठीक है, ये अपना वेब सर्विस का पैकेज होता है। तो हिट एंटर, तो ये शो करेगा हाँ कि मेरी मशीन में पैकेजेस इंस्टॉल है। ये रहे कि एच टी टी पी डी फाइल सिस्टम्स 2.4, ये नो आर्क, ये एच टी टी पी डी के 4 पैकेज मेरी मशीन में इंस्टॉल, मैंने ग्रैब कर लिए। अगर मुझे ये देखना है कि टोटल कितने पैकेजेस हैं क्योंकि इंस्टॉल्ड हैं, तो आरपीएम आईफन क्यू ए, और मैं क्या करूँगा, डब्ल्यू सी कमांड का यूज करके देख सकता हूँ कि मेरी मशीन में टोटल कितने पैकेजेस इंस्टॉल है। क्योंकि आरपीएम हाइफन क्यू ने क्या किया, उसने सारे के सारे पैकेज को लिस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने पाइप के थ्रू इसका आउटपुट इनपुट दे दिया किसका, डब्ल्यू सी कमांड का, और हिट एंटर कर दिया। अब ये शो कर रहा है कि मेरी मशीन में 1655 पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं टोटल, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि अगर मुझे कि किसी भी पर्टिकुलर पैकेज के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखनी है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, तो मैं क्या करूँगा, आरपीएम हाइफन क्यू मतलब क्यूरी कर रहा हूँ, ठीक है। और आई, आई मतलब मुझे उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखनी है। अब एक चीज ध्यान रखना, अब इसके बाद जो पैकेज का नाम दोगे ना, आपको फुल पैकेज का नाम देना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि आपने सीधा सिंपल एच टी टी पी दे दिया, नहीं, इसका फुल पैकेज का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि मुझे ये वाला पैकेज है, फर्स्ट वाला, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसका इंफॉर्मेशन देखनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको कॉपी करूंगा, ठीक है, कॉपी किया और कंट्रोल शिफ्ट और वी यहाँ पर कर दिया। मुझे पैकेज का मतलब क्या, फुल नाम देना पड़ेगा पूरे एक्सटेंशन के साथ, और हिट एंटर कर दिया। अब इसने क्या कर दिया कि इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बता दी कि इस पैकेज का नाम है एच टी टी पी डी फाइल सिस्टम, इसका वर्जन 2.4.53 है, रिलीज 7.EL9 1.5 है। आर्किटेक्चर नो आर्क, नो आर्क का मतलब ये किसी भी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के लिए नहीं बनाया गया, किसी भी उस पर यूज हो जाएगा। इंस्टॉल डेट वेडनेसडे 19 अप्रैल 2023 को इसको इंस्टॉल किया गया है। ग्रुप अनस्पेसिफाइड है, इसका साइज है 400 है। लाइसेंस इसका क्या, ACL 2.0 लाइसेंस है। सिग्नेचर कौन कौन से है इस पे, RSA SAR 256 इसके ऊपर सिग्नेचर्स है। और सोर्स आरपीएम, ये इसका सोर्स फाइल बिल्ड डेट क्या है कि वेडनेसडे 29 मार्च 2023 को इसको बनाया गया था। बिल्ड होस्ट क्या है, आर्क 64003 पॉइंट बिल्ड, ये बहुत सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि कौन सा है? इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि HTTP फाइल सिस्टम पैकेज contains the basic directory layout for the Apache HTTP server including the correct permissions for the directories, ठीक है। इसमें बहुत सारी इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो आपको इसमें पता चल गया अगर देखना चाहते हो तो। अब मैं क्या करता हूँ एक बार, कि जो हमारी क्या जो लोकल इमेजेस है, अगर मैं df-th करता हूँ, ठीक है, मैं देखूँ तो मेरी क्या है कि जो इमेज फाइल है, ठीक है, वो कहाँ पर है, हमेशा रहती है /dev/sr0 के अंदर, ठीक है। कहाँ पर रहती है हमारी, /dev/sr0 है, इसके अंदर हमारी इमेज फाइल रहती है, इस ब्लॉक डिवाइसेस के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसको मैं क्या कर लेता हूँ, माउंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको माउंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सीधा करूँगा माउंट, ठीक है, /dev/sr0 को मैं माउंट कर रहा हूँ किसके ऊपर, /mnt डायरेक्टरी पर मैंने इसको क्या कर लिया, माउंट कर लिया एक बार। इसके बाद इसने बता दिया कि हाँ, वार्निंग सोर्स साइट प्रोटेक्टेड, मतलब इसमें राइट नहीं कर सकते आप, रीड ओनली फाइल है, हाँ मुझे रीड ओनली ही करना है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके अंदर cd करता हूँ, cd/mnt के अंदर जाता हूँ, /mnt के अंदर जाता हूँ और हिट एंटर कर दिया। अब मैं ls करता हूँ, मैंने ls किया तो इसने शो कर दिया है कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर ऐप स्ट्रीम है, बेस ओएस है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है।
मुझे किससे मतलब है, मुझे मतलब अपनी ऐप स्ट्रीम से। ऐप स्ट्रीम्स में कौन से पैकेज होते हैं, ऐप से रिलेटेड पैकेजेस होते हैं, और बेस ओएस के अंदर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पैकेज, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं क्या करता हूँ अभी कि मैं सीडी करता हूँ आपको दिखाने के लिए, और मैं क्या जाता हूँ अभी कोई आया है क्या? ओके, मैंने सीडी किया, उसके बाद बेस ओएस के अंदर गया, बेस ओएस, और हिट एंटर कर दिया, और एलएस करता हूँ, तो इसके अंदर एक पैकेजेस के नाम से एक डायरेक्टरी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक पैकेजेस नाम से डायरेक्टरी है। और मैंने क्या किया, फिर से सीडी किया और पैकेजेस नाम की जो डायरेक्टरी के अंदर चला गया, हिट एंटर किया। अब मैं इसके अंदर एलएस करता हूँ। देखो इसके अंदर मैं अगर जब एलएस करूँगा, इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं, ये सारे पैकेजेस इसके अंदर हैं। ठीक है, जो हमारी इमेज फाइल के अंदर है। ठीक है, ये सारे पैकेज इसके अंदर है, क्योंकि इंस्टॉल्ड नहीं है हमारी मशीन में, लेकिन ये इस इमेज फाइल के अंदर ये सारे के सारे वो आरपीएम पैकेजेस हैं। अब मुझे क्या करना है, अगर सपोज एक मिनट का मुझे टाइम दीजिए। सपोज मुझे क्या करना है ना, कि मुझे जैसे कि पहले मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर जेड एस एच का पैकेज है या नहीं। देखो हमें स्क्रीन में सबसे नीचे ही दिखाई दे रहा है कि इसमें जेड एस एच का पैकेज है, जेड एस एच 5.8-9 EL। तो इसका मतलब हमारी इसमें जेड एस एच का पैकेज है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसके बारे में क्यूरी करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने क्या किया, RPM-Q किया, आई थिंक ये काम करेगा, एक देख। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जेड एस एच करता हूँ। ठीक है, कॉपी किया मैंने इसको, और कंट्रोल शिफ्ट भी कर दिया, और हिट एंटर। देखो ये क्या, सिंपली क्यूरी करके दे दिया इसने कि जेड एस एच का पैकेज इंस्टॉल्ड, मुझे देखना पड़ेगा इंस्टॉल्ड है या नहीं है, शायद मेरी मशीन में इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे आरपीएम पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है, अगर मुझे आरपीएम पैकेज को इंस्टॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे यूज करूँगा RPM-I और वी। आई का मतलब इंस्टॉल करना चाहता हूँ, और वी का मतलब वर्बोज मोड, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना। उसके बाद में अपने पैकेज का फुल पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जेड एस एच 5.8 मुझे इसको इंस्टॉल करना है अपनी मशीन के अंदर। मैं सिंपली क्या करूँगा कि हिट एंटर कर दूंगा। अब ये क्या है, ये क्या कर रहा है, हमारे पैकेजेस को इसने क्या इंस्टॉल कर दिया, ये क्या बता रहा है कि आपका पैकेज पहले से ही इंस्टॉल्ड है। तो मैं एक ऐसा पैकेज इंस्टॉल करता हूँ जो पहले से नहीं है, जैसे कि मेरे मशीन में जैसे कि ये रहा। हम्म, जैसे कि मैं लेता हूँ एसक्यूलाइट आई लैब्स का, ये पैकेज मेरी मशीन में नहीं है। अगर मैं इसको क्यूरी भी करूंगा तो देख लेंगे होगा या नहीं होगा। RPM-Q, हिट एंटर। ठीक है, ये क्यूरी इधर दिखा रहा है क्योंकि इसी के अंदर हम है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे इंस्टॉल करना है। मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो मैं RPM-IV, और मैंने इसका क्या लिख गया, कंट्रोल V, और सिंपली हिट एंटर कर रहा हूँ। अब ये क्या कर रहा है, फेल्ड। किसी को समझ में आया इसने क्या किया? कोई एरर पढ़ पा रहा है, बताओ। सर इसको ना डिपेंडेंसीज फाइल्स हैं वो उसको नहीं मिल रही हैं, क्यों नहीं मिल इसीलिए रही एरर है, दे रहा है ना फेल्ड। क्यों नहीं मिल रही? सर इस डिपेंडेंसीज नहीं मिल रही सर इसको, लिखा है ना यहाँ पे फेल्ड डिपेंडेंसीज, ये फ्लॉविंग डिपेंडेंसीज को नहीं मिली है, जो सॉफ्टवेयर हैं जो पैकेज में आ रहे हैं वो मिसिंग है, इसीलिए इंस्टॉल नहीं कर रहा है, ये एरर मार रहा है। ओके, ठीक है, माइक ऑफ कीजिए। आवाज आ रही मेरी?
ठीक है, बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। इसने सही बोला गौरव ने, क्योंकि डिपेंडेंसी रिजोल्व नहीं हो रही, इसलिए आरपीएम पैकेजेस को क्या कर रहा है, इंस्टॉल नहीं कर पा रहा। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था लास्ट में, लेकिन ये पैकेज ही ऐसा है कि एक चीज़ ध्यान रखना आरपीएम के केस में, कि आरपीएम पैकेजेस सब सिंगल पैकेज को इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, अगर किसी पैकेज की डिपेंडेंसीज हैं तो आरपीएम पैकेज उसको कभी भी इंस्टॉल नहीं कर पाया, क्योंकि आपको हर एक की एक वन बाई आपको क्या करना, उसकी डिपेंडेंसी को रिजोल्व करना होगा, उसके बाद ही उस पैकेज को इंस्टॉल कर पाओगे। तो मेरी एडवाइस है, या हर कोई बोलता है कि आरपीएम पैकेज से कभी भी, मतलब आरपीएम कमांड से कभी भी डिपेंडेंसी वाले पैकेज को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। उसके लिए यम और डीएनएफ कमांडेड कमांड्स होती हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं दिखाना चाहता था कि इस डिपेंडेंसी वाला पैकेज भी आपका ये इंस्टॉल नहीं होगा आरपीएम कमांड की वजह से। अब मुझे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, अगर आपको क्या करना है कि इस पैकेजेस को मुझे रिमूव करना है, तो मैं कैसे करूँगा। जो जेड एस एच का पैकेज मैंने इंस्टॉल किया था, ये वाला, तो मैं क्या करूँगा, आरपीएम हाइफन ई, ई का मतलब इरेज कर दो, वी मतलब वर्बोस मोड में, और मुझे क्या करना है, ये जो जेड एस एच वाला पैकेज है ना, मुझे इसको क्या करना है, इरेज करना है। तो मैं सिंपली लिख दूंगा जेड एस एच, ठीक है, और हिट एंटर। ये क्या कर दिया, इसको इरेज कर दिया। ठीक है, इसमें फुल पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, मतलब पूरा नाम देने की जरूरत नहीं है पैकेज की। अब मुझे एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, कि अगर मैं चाहता हूँ कि जब मेरा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, तो वो जिस जिस चीज को इंस्टॉल कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, हर एक को मैं परसेंटेज में देखना चाहूँ कि कितना कंप्लीट हुआ। ठीक है, 100%, 64%, जितना कंप्लीट, उस परसेंटेज को आपको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक फ्लैग होता है, आरपीएम हाइफन आई वी और एच, आई वी एच, उसके बाद क्या है, उसका नाम, आपके पैकेज का नाम। ठीक है, जैसे मेरे पास ये दोबारा इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये कॉपी, और सीधा सिंपली यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, और ये रहा। अब मैं हिट एंटर कर देता हूँ, ये रहा। अब ये क्या, देखो आपको दिखा ना परसेंटेज में कितना डाउनलोड हुआ, कितना नहीं डाउनलोड हुआ। ठीक है, आपको दिखा, अगर आईफोन आई वी एच से आपको पता चल रहा है। ठीक है, एच का मतलब, आई मतलब इंस्टॉल करना है, वर्बोस मोड में आपको स्क्रीन पे शो करना है। ठीक है, और एच का मतलब आपको ये भी दिखाना कि हैज की फॉर्म में, कि हाँ मुझे कितना ये परसेंटेज डाउनलोड हो गया, कितना नहीं हो गया। यहाँ पे 100 हो गया। रिमूव करते वक्त भी आप इसको यूज कर सकते हो, हाइफन आई था, इसकी जगह अगर मैं ई करता हूँ तो तब भी इसको आप फ्लैग को यूज कर सकते हो, ई वी एच, और हिट एंटर। अब ये क्या है, ये ओनली इसको फुल आपको वो देने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा। अब ये देखो, रिमूव करते वक्त भी ऐसे परसेंटेजेस में आपको ये दिखाएगा। तो आपको पता चल गया कि अगर आरपीएम से आपको पैकेज की क्यूरी करनी है तो कैसे कर सकते हैं। अगर आपको आरपीएम से पैकेजेस की इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप कैसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपको किसी भी पैकेजेस के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन देखनी है, कि कौन कौन सी फाइल्स उसके अंदर हैं, अगर वो वाली इंफॉर्मेशन देखनी है तो वो भी देख सकते हो आरपीएम से। कैसे, पहले मैं एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ आईफोन आई वी एच आरपीएम, इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। स्क्रीन को क्लियर किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आरपीएम, ठीक है, हाइफन क्यू मतलब क्यूरी करना, और एफ मतलब फाइल्स, मुझे सारी फाइल देखनी है इसके अंदर, जो भी फाइल्स है, कंट्रोल शिफ्ट और वी। ठीक है, जेड एस एच का पैकेज है मेरा ये, आरपीएम वाला, और हिट एंटर। मतलब इसके अंदर कोई भी फाइल्स नहीं है, ये ऐसा ही शो कर रहा है, फाइल स्लैश एम एन टी बेस ओ एस पैकेजेस। ठीक है, जेड एस एच इज नॉट ओन्ड बाई एनी पैकेज। एक मिनट, नहीं, ओके ओके। एक्चुअल में क्या है कि मुझे क्या करना है, कि जैसे कि क्यू एफ के मतलब मुझे उसके बाद उस फाइल का नाम देना है। अगर पहली बात मैं ये काम कर देता हूँ, ये वाली इन्फॉर्मेशन क्यू एल करते हैं। ठीक है, अगर लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स देखनी है आपको, क्या करना है, ये रहा, ये है, इसके अंदर ये रहा, ये सारी की सारी फाइल्स इस पैकेजेस के अंदर है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर मैंने आरपीएम हाइफन, अगर आपको कमांड दिखाऊं तो ये रही, आरपीएम हाइफन क्यू एल, क्योंकि क्यूरी कीजिए एल मतलब लिस्ट ऑफ ऑल फाइल, जितनी फाइल्स इस आरपीएम पैकेजेस के अंदर है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल, जैसे कि मुझे ये पता करना है कि ये रही यूएसआर के, यूएसआर से जेड एस एच 5.8 हेल्प वेयर। ठीक है, मुझे ये वाली फाइल पता करनी है, क्या इसके अंदर है या नहीं है।
अगर मैं पर्टिकुलर फाइल को सर्च करना चाहता हूँ इसके अंदर, तो मैं कैसे करूँगा? सिंपली मैं क्या, RPM हाइफन QF, ठीक है। अब मैं करूँगा F, मैं इस पर्टिकुलर फाइल को क्या करना चाहता हूँ, सर्च करना चाहता हूँ, Ctrl+Shift+V। मैं ये देखना चाहता हूँ क्या ये फाइल इस पैकेज के अंदर है या नहीं है, तो सिंपली मैंने कर दिया हिट एंटर। हाँ, ये शो कर रहा है कि जो ये पर्टिकुलर फाइल है यूजर शेयर ZSH 5.8 हेल्प वेयर, ये फाइल किस पैकेज के अंदर है? ZSH 5.8 इस वाले पैकेजेस के अंदर है। अगर ये फाइल मल्टीपल पैकेजेस में होगी तो उसको शो कर देगा। मतलब किसी पर्टिकुलर फाइल की इन्फॉर्मेशन ये देखना चाहते हो कि ये किस पैकेजेस के अंदर है, ठीक है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन ने बता दी। क्यू एफ फ्लैग का मतलब है कि पर्टिकुलर फाइल को आप सर्च करना चाहते हो। अगर इससे पहले जो मैंने QL का यूज किया था, इसका मतलब कि पर्टिकुलर पैकेजेस के अंदर कौन कौन से फाइल्स हैं, ठीक है। आपको समझ में आया कि क्या है इसका मतलब? ठीक है। अगर एक और चीज दिखा देता हूँ आपको, एक कमांड होती है RPM-Q और C का मतलब कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब मैं पैकेज का नाम लिखा, Ctrl+Shift+V, पैकेज का नाम था हमारा ZSH का, हिट एंटर, और Ctrl+Shift+V ये कर देता हूँ और हिट एंटर कर दिया। अब इसने क्या किया कि इट लिस्ट जस्ट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल इंस्टॉल्ड बाय द पैकेजेस, ठीक है। अगर मुझे ये देखना चाहता हूँ कि जो ZSH पैकेज है, ठीक है, एक मिनट, ओके, .rpm, ठीक है, जो ये RPM पैकेज है ZSH का, इसने कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को क्या किया है, इंस्टॉल किया है, ठीक है। कौन कौन सी फाइल को इसने इंस्टॉल किया है इस पैकेज के अंदर के द्वारा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन कौन सी है, तो ये भी इसने शो कर दिया, ठीक है। उससे पहले जो लिस्ट की गई थी वो इसके अंदर की सारी फाइल थी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये भी देखना चाहते हो कि मुझे ये देखना है कि कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है जो इस पैकेज ने इंस्टॉल की हैं, जिसके साथ आप काम कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मतलब ये होता है, तो इसने ये भी बता दिया कि उसके लिए आपके पास एक फ्लैग होता है Q मतलब क्यूरी, C मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आप देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो जड़ से उसके बाद पैकेज का नाम देखे, ठीक है। यहाँ समझ में आया कि -QC का मतलब क्या है? QA क्यूरी ऑल, QF पर्टिकुलर फाइल को सर्च करना, ठीक है, किसी भी पैकेज के अंदर। QC मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देखना कि पर्टिकुलर पैकेज के अंदर। QL का मतलब सारी की सारी फाइल की लिस्ट देखना। समझ में आया? तो ये RPM के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। हाँ, एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अगर किसी भी पर्टिकुलर पैकेज को आपको क्या करना, अपग्रेड करना है, तो कैसे करोगे? RPM-U, कैपिटल U मतलब अपग्रेड कर दीजिए। V और H का मतलब सेम ही है। उसके बाद पैकेज का नाम, मैं यही सेम पैकेज है .rpm, और हिट एंटर। अब ये दिखा रहा है कि अब अपग्रेडेड वर्जन के साथ इंस्टॉल कर दिया। अगर मुझे अभी अभी पैकेज इंस्टॉल किया था इसका ऑलरेडी, ये अपग्रेडेड ही होगा, तो इसलिए इसने क्या है कि अपग्रेड करके नहीं दिखाया। लेकिन क्या है कि ये उसने एज इट इज वेरीफाई किया, प्रिपेयर किया, उसके बाद इसने पैकेज को दिखा दिया कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर ये ओल्ड वर्जन होता तो लेटेस्ट वाला वर्जन आपके सामने अपग्रेड करके दिखा देता है। किसी भी पर्टिकुलर फाइल को RPM कमांड से कैसे आप अपग्रेड कर सकते हो ये आपको पता चल गया। एक और चीज़ होती है, जब भी आप RPM कमांड को यूज करते हो तो वो अपना एक लोकल डेटाबेस बना के रखते हैं कि जितने भी पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं उसको अपने एक लोकल डेटाबेस में स्टोर करके रखता है, ठीक है। कितने पैकेज रिमूव हो रहे हैं, कितने अपग्रेड हो रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसी से RPM अपना रेफरेंस लेता है कि पैकेज को जब सर्च करता हो तो क्यूरी कर लेता है कि हाँ ये पैकेज इंस्टॉल्ड है, ठीक है। उसी से वो सारा रेफरेंस लेता है कि मुझे पैकेज को रिमूव करना है तो हाँ वो उसी डेटाबेस के थ्रू क्या करता है, वो उसको रेफरेंस मिलता है कि हाँ ये पैकेज इंस्टॉल्ड है तो मुझे डिलीट कर देना है। तो RPM कमांड के केस में होता है ऐसा। तो कैसे होता है, वो कहाँ पर मिलता है आपको? अगर मैं एलएस करके दिखाऊँ, पहले तो मैं CD करता हूँ, वापस चला जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एलएस करता हूँ स्लैश वार के अंदर, ठीक है, वार के अंदर और लिब के अंदर, ठीक है, और उसके बाद है आपका RPM, ठीक है, और सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, हिट एंटर। ये दिखा रहा RPM-DB SQLite, RPM-DB SQLite SHM, RPM-DB SQLite वाल, ठीक है। ऐसे डेटाबेस में क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये है इसका RPM की कहानी। किसी ने CPIU एक्सटेंशन के बारे में सुना है?
CPIO एक्सटेंशन, CPIO एक्सटेंशन किसी ने सुना है ये वाले? यस, नमन। देखो CPIO एक्सटेंशन क्या होता है आपको दिखाता हूँ। ठीक है, CPI का मतलब है कॉपी इन और कॉपी आउट। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये एक आर्काइव करने का एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, कम अनकम्प्रेस्ड अनकम्प्रेस्ड टाइप इस तरह का है। देखो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लो तो आप यहाँ से ले लीजिए। नॉर्मली कई बार क्या करते हैं हम कि अपने आरपीएम पैकेज को सीपीआईओ फॉर्मेट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। सीपीआईओ के अंदर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और उसके लिए कमांड होती है, उस कमांड की हेल्प से हम अपने आरपीएम को सीपीआई में कन्वर्ट कर देते हैं। यही है वो है सीपीआईओ एक्सटेंशन। इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल करके पढ़ सकते हो कि सीपीआईओ। ठीक है, एक आर्काइव है एक तरह का। एक इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए, जैसे आप क्या करते हो किसी बड़े साइज को या बड़े पैकेज को क्या करते हो कि कंप्रेशन कंप्रेस करते हैं ना, वही वाला काम करने के लिए सीपीआईओ एक्सटेंशन। ठीक है, तो अगर मैं अब बात आते हैं अपने कंटिन्यू टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है। अगर आपने सिंपली अपने पैकेज को क्या है सीपीयू एक्सटेंशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, आरपीएम से इंस्टॉल करते हैं भैया। जब इधर से उधर ट्रांसफर करना हो बात तब उसकी है। ठीक है, आरपीएम से आरपीएम पैकेज को ट्रांसफर करने हम क्या करें, किसी भी फाइल्स को क्या करते हो आप, जब शेयर करते हो कुछ करते हो मैक्सिमम ट्राई करते हो उसको कंप्रेस करके भेजने की कोशिश करते हो ना, उसी प्रकार से इंस्टॉल तो आरपीएम से ही होगा, सीपीयू से इंस्टॉल नहीं होगा। लेकिन ये आर्काइव करने का एक तरीका है। ठीक है, आरपीएम पैकेज को सीपीयू एक्सटेंशन में कई बार आपको किसी ने पूछ लिया कि क्या आप सीपीआईओ एक्सटेंशन के बारे में पता है, कि बोला एक आर्काइव करने का तरीका है कि आरपीएम को सीपीआईओ में आप कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ कर सकता हूँ, उसके लिए कमांड होती है। ठीक है, ये है। अगर आपको आरपीएम से सीपीआईओ करना है, जैसे पहले एक बार मैं अपने वापस से चलाता हूँ /mnt डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, और फिर से मैं cd करता हूँ /base os के अंदर जाता हूँ, बेस, उसके बाद फिर से cd करता हूँ पैकेजेस, फिर एंटर किया और ls। मेरे पास बहुत सारे पैकेजेस यहाँ पर। मुझे क्या करना है, एक बार मैंने क्या किया, कॉपी किया अपने -r से, मैंने क्या करता है पैकेज का नाम ZSH रख रहा हूँ, ZSH वाले पैकेज को मैंने कॉपी किया इसके अंदर अपने /tmp डायरेक्टरी अंदर। मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं पैकेज को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ रूट के अंदर। ठीक है, रूट के अंदर मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, cd किया, बाहर से आ गया। अब मैं ls करता हूँ, यहाँ पे ये पैकेज आ गया ZSH 5.89 वाला। मुझे क्या करना है, इसका एक्सटेंशन सीपीयू एक्सटेंशन में इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँ, उसके लिए कमांड होती है आरपीएम टू सीपीआईओ। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, फुल नेम, फुल नेम ऑफ द पैकेज, Ctrl+Shift+V। ठीक है, फुल नेम ऑफ द पैकेज आरपीएम। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करती है, हम इसको क्या करना है, ये क्या कर रहा है सिंपली आरपीएम टू सीपीआई, ये क्या करता है उस पैकेट को क्या कर देगा, आरपीएम से सीपीआई में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अब मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, इसको इस रीडायरेक्ट ऑपरेटर का यूज करके क्या करना पड़ेगा मुझे, एक सीपीयू एक्सटेंशन वाली फाइल के अंदर सेव करना पड़ेगा। तो जेड एस एच और .cpio। ठीक है, इसका एक्सटेंशन रखना है cpio। ठीक है, उसके बाद सिंपली मैंने क्या कर दिया, हिट एंटर। अब मैं अगर मैं ls करता हूँ तो ये आपको दिखाई देगा कि इसने ZSH.cpio के एक एक्सटेंशन में इस फाइल को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये भी पता चल गया। अगर मुझे अब मैं कई बार क्या होता है कि बहुत सारी फाइल्स होती हैं किसी भी आरपीएम पैकेजेस के अंदर, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि मुझे आरपीएम पैकेजेस के अंदर फाइलें कैसे शो कर सकते हैं, कि RPM-QL का यूज करके। ठीक है, और एक और तरीका होता है
कि अगर मुझे इसके अंदर की फाइल देखनी है तो इस कमांड से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि आरपीएम, ठीक है, और आरपीएम टू सीपीआईओ, ठीक है, आरपीएम टू सीपीआईओ। उसके बाद क्या करना है मुझे, क्योंकि सिंपल है, एक सीपीआई फॉर्मेट में सारी फाइल कर लेता है, कि सारी फाइल रीड कर लेता है। तो मुझे पैकेज का नाम लिखते हैं कंट्रोल शिफ्ट वी और डॉट आरपीएम, ठीक है। उसके बाद मुझे पाइप सिंबल यूज करूंगा। इसका जो भी आउटपुट रहेगा, ठीक है, आरपीएम टू सीपीआई होगा, मुझे क्या करना है, एक कमांड होती है CPIO-T, ठीक है, सिंपली CPIO-T, और हिट एंटर कर दीजिए। ये भी उसी की तरह दिखाई दे रहा है कि जितने भी फाइल्स हैं इसके अंदर, पैकेज के अंदर, उसकी लिस्ट को शो कर देगा, ठीक है, CPIO-T, ठीक है। अगर नहीं तो TV करोगे तब भी ये उस इंफॉर्मेशन को शो कर देगा। लो, ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताएगा कि कौन सी फाइल पे क्या परमिशन है, उसका यूजर्स कौन है, ओनर कौन है, उसका साइज क्या है, कब वो क्रिएट करी गई थी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ ये आपको दिखाई दे रही होगी ये फाइल जब, ठीक है, नॉर्मल फाइल या डायरेक्टरी है। समझ में आ गया? ये कमांड थी लास्ट कमांड, जो आपकी स्क्रीन पे दिखा है, T और V वर्बोस मोड में। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल को सर्च करना है इसके अंदर, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मुझे इसी फाइल को सर्च करना है, ये रही, जैसे कि ये, अगर मुझे पर्टिकुलर फाइल को सर्च करना है इस कमांड की हेल्प से, तो ये भी मैं कर सकता हूँ सिंपली। कैसे करूँगा? CPIO, सेम कमांड रहेगी, RPM टू CPIO, पैकेज का फुल नाम, उसके बाद CPIO-IV करूँगा मैं, IV करूँगा। उसके बाद मैं इसका पाथ लिख दूंगा, जिस फाइल को मुझे इसके अंदर सर्च करना कि ये फाइल है भी है, इसके अंदर नहीं है, ठीक है, हिट एंटर। लो, इसने शो कर दिया कि हाँ, ये फाइल इस पैकेजेस के अंदर है। ये यहाँ पर यूजर शेयर ZSS 5.8 हेल्प ZLE। तो इससे भी कई बार क्या है कि हम यूज़ करते हैं कि फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कि किसी भी पर्टिकुलर फाइल है जिसके अंदर क्या है कि इसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं कर सकता हूँ कि एक फाइल को उसमें एक्सट्रैक्ट कर लूँगा किसी भी अपने होम डायरेक्टरी के अंदर। देखो, RPM to CPIO utility can pass the contents of the RPM to a special archive tool called CPIO, ठीक है, which can extract all files। इसका मतलब ये है, मैं आपको बताया हूँ कि जो मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे लिख देता हूँ, द RPM to CPIO, थोड़ा कंफ्यूजिंग है यार, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सबके लिए नहीं होती है ना, कंफ्यूजिंग होती है कि RPM to CPIO क्या हो गया। अब वो आप लोगों के सवाल होंगे, सर ये उधर कन्वर्ट कर रहा है तो उस फॉर्मेट में, तो फिर अब ये काम तो वही कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये उसका हम इसकी यूटिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, कन्वर्ट तो कर रहे हैं इसी की हेल्प से, लेकिन ये क्या है, सारी फाइल्स को क्या करता है, एक एक फाइल को रीड कर रहा है, उसके बाद हम क्या है, एरो का यूज़ किया और क्या कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये क्या एक यूटिलिटी है, इसके बारे में लिख देता हूँ, इसकी जो डेफिनेशन है, दी RPM टू CPIO यूटिलिटी, UTILIT, utility can pass the contents of the RPM to a special archive tool called CPIO, ठीक है, स्पेशल आर्काइव टूल है, ठीक है। और CPIO क्या करता है, जो विच कैन एक्सट्रैक्ट ऑल फाइल्स, तो सारी सारी फाइल को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये एक यूटिलिटी है, ठीक है, ये कंटेंट्स है मेरा, कैन पास द कंटेंट ऑफ द RPM टू ए स्पेशल आर्काइव टूल कॉल्ड CPIO। और CPIO क्या करता है, सारी फाइल को एक्सट्रैक्ट करता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्ट ऑपरेटर का यूज करके उसको .CPIO एक्सटेंशन में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी पैकेज पे डिपेंडेंसी है तो उस पैकेज को RPM कमांड की हेल्प से आप नहीं डाउनलोड कर सकते। उसके लिए आप यूज करोगे यम, जिसे बोलते हैं येलो डॉग अपडेटर मॉडिफायर, ठीक है। RHL 8 और 9 से इसका वर्जन 4 यूज हो रहा है, और RHL 7 उससे पहले वर्जन कम थे, RHL 7 में इसका वर्जन 3 यूज होता था। दूसरा एक और यूज किया जाता है DNF, ठीक है, जिसको बोलते हैं डेंडिफाइड यम। ये एक बेटर कमांड है,
क्योंकि जो भी डिपेंडेंसी को रिजोल्व करने के लिए एल्गोरिदम का यूज किया जाता है इसके अंदर, वो एक बेटर एल्गोरिदम्स होती है या डीएनएफ के केस में, ठीक है, यम से बेटर तरीके से ये रिजोल्व करता है डिपेंडेंसी को, क्योंकि इसके अंदर जो भी एल्गोरिदम लिखी है बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार लिखी गई है। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है? बोलो करो। सर आपने आरपीएम कमांड की हेल्प से अपग्रेड करना तो बता दिया। अब जैसे कि सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे पास कोई पैकेज पड़ा है ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, वो बहुत परफेक्टली वर्क कर रहा है, लेकिन बाई चांस कल को उसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया, मैंने उसको अपग्रेड कर दिया, बट उस पैकेज के साथ ना फिर बाद में इशू आने लग गया जब मैंने उसको अपग्रेड किया। तो सर ऐसा पॉसिबल है कि मैं वापस से अपने पिछले वाले वर्जन में चला जाऊं? तो अपग्रेड कर लिया उसके बाद एक पुराने वाले वर्जन को करो ना, लेटेस्ट वर्जन को उससे डिलीट कर दो, अच्छा, रिमूव ठीक करके है। दोबारा ओल्ड जो वर्जन मेंशन करो इंस्टॉल करते वक्त ओनली। आरपीएम कमांड से आप क्या कर रहे हो, हाइफन आई यूज कर रहे हो ना, उसके बाद हम्म। सिंपली आप फुल पाथ दे रहे हो, हम्म। क्योंकि फुल पाथ मेंशन कर रहे हो यहाँ की कि उस वर्जन के साथ 5.8 चाहिए, 5.6 चाहिए, तो उसके हिसाब से डाउनलोड कर लो। और नॉर्मली वही आप मतलब आरपीएम लेटेस्ट कमांड का वाला यूज ही पहले। नहीं करते। क्या? वही मतलब लेटेस्ट वाला इंस्टॉल करके फिर वापस से वही जो पुराना वर्जन था पहले वो इंस्टॉल करूं? एक मिनट रुकना। हाँ, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि सर जैसे कि सपोज कीजिए ना, मुझे पता नहीं है कि मेरा ओल्ड वाला वर्जन क्या है। जैसे कि मैंने अपग्रेड तो कर दिया लेटेस्ट वाले में, राइट, बट मेरे को अपना ओल्ड वाला वर्जन नहीं पता, फिर मैं कैसे जाऊंगा सर उसमें ओल्ड वाले वर्जन में? ये तो फिर आपको जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है ना, वो कौन सा सपोर्ट हम्म। करता है वो देखना पड़ेगा। आप विंडो में अच्छा। क्या करते हम्म। हैं, जब एक बार विंडो अपग्रेड करते हैं तो पुराने पैकेज हट जाते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं हम्म। बताइए? पुराने पैकेज, पुराने पैकेज तो रहते होंगे सर, अक्सर थोड़ी होंगे। नहीं नहीं नहीं, सेम वर्जन के दो पैकेज हैं, हम्म। क्रोम सेम वर्जन के दो हैं आपके पास, हम्म। तो फिर पुराने पैकेज कैसे रह गए? अपग्रेड हो गया ना वो उसके से। हम्म। सिंपली मतलब वही है, देखो, जैसे विंडो में करते हो या मोबाइल ऐप्स के साथ क्या करते हो कि पुराना पैकेज था, वो आपने क्या कहते हैं अपग्रेड कर दिया, तो नया पैकेज इंस्टॉल हो गया। या तो आप सिंपली क्या करते हो कि मोबाइल को क्या करते हो, जब रीसेट मारते हो तब भी आप मोबाइल पूरा अपग्रेड हो जाता हो। तो आप स्पेशली क्या करते हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट ही नहीं हुआ, तो आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन किसी एक पैकेज पर डिपेंड करती है कि इस वर्जन पर डिपेंड करती है, तो आप क्या करोगे, उस वर्जन का पैकेज या तो आप क्या मैन्युअली ढूंढोगे नेट पे, क्योंकि आपने तो अपग्रेड कर दिया। और डाउनग्रेड करने का, अगर अब जैसे कि अपने पास लिनक्स है, लिनक्स में क्या है कि आपकी जो iOS से इमेज है, इसमें बहुत सारे पैकेज हैं, पुराने भी और नए भी मिलेंगे, ठीक है। अगर वो पुराने वाला पैकेज इसमें पड़ा है आपको मिल गया, तो सिंपली क्या करोगे आप, उस पैकेज का पूरा नाम विद वर्जन के साथ आरपीएम कमांड के साथ क्या करोगे, यूज कर लोगे। अगर वो पैकेज इसमें है ही नहीं और आपको वही चाहिए पुराने वाला, तो क्या करते हो आप, उस वर्जन के साथ क्या करते हो, गूगल करते हो, ठीक है। और गूगल में भी क्या है हम्म। कि वो मिल जाएगा उस आरपीएम पैकेज का, उसके बाद वहां से डब्ल्यू गेट कमांड का यूज करोगे, उस पैकेज को डाउनलोड करोगे, उसके बाद उस पैकेज को इंस्टॉल करोगे। तो सिंपल वो ऐसे कर सकते हो सोर्स कोड का यूज करके। हम्म। ठीक है सर, क्लियर। हाँ हाँ, आपको ऐसे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ सिक्योरिटी वाले हैं, जैसे कि बब सूट का केस में क्या है कि पहले बब सूट यूज होता था, तो वो जावा 8 पे ही काम करता था। तो अब क्या करते हैं कि आजकल जावा 19 20 चल रहा है, 21 तक चल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जावा 8 को उसका पैकेज मैन्युअली डाउनलोड करते हैं, मैन्युअली डाउनलोड करके उसका फिर वर्जन उसमें डिफाइन कर देते हैं कि हाँ मुझे ये यूज करना है। तो वो 19 यूज ही नहीं करेगा, 8 को यूज करेगा, और 8 को यूज करने के बाद फिर हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा था। अगर ऐसा सिक्योरिटी वाले जिसको पता है, ये यस है या नमन, इनको पता है कैसे यूज करते थे। ठीक है ब्रो।
अब बात करते हैं हम यम और डीएनएफ कमांड के बारे में। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि हमारे सिस्टम में रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर हो रखी है। ठीक है, मेरे सिस्टम की रिपोजिटरी सारी कॉन्फ़िगर हो रखी है। और मुझे क्या करना है कि अवेलेबल पैकेज की लिस्ट ऑफ पैकेज, कितने पैकेज, वो सारे पैकेज लिस्ट हैं, वो देखना चाहता हूँ कि मेरी रिपोजिटरी में कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो वो कैसे देखूंगा? ये तो मेरा था आरपीएम कमांड के थ्रू। मैंने क्या देखा, पहले मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरी रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर है या नहीं, ये देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यम रेपो लिस्ट हाइफन ऑल कमांड का यूज करूंगा। ठीक है, इट शोज कि मेरी रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर है या नहीं है। इसने बता दिया, देखो कहीं डिसेबल लिख रखा, कहीं इनेबल लिखा है, बहुत सारी हैं। ठीक है, क्योंकि रेड हैट में पेड वर्जन के हिसाब से कुछ ही अलाउड होती है। जैसे कि पेड वर्जन के हिसाब से ये आपकी इनेबल होंगी। जैसे एक ये इनेबल है बेस ओएस आरपीएम वाली, जो आपने अभी मैनुअली देख चुके हो, और एक ये रही एपस्ट्रीम सोर्स आरपीएम वाली। ये दो ही इनेबल मिलेंगी, एक ये रही। जी हाँ, मेरे में एप्पल रिपोजिटरी भी इनेबल है, इसलिए एपीएल। ठीक है, एक्स्ट्रा पैकेज वाली। तो जहाँ पर क्या है कि जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो कुछ जो इसके अंदर नहीं आते, ठीक है, आपके रेड हैट की जो रिपोजिटरी है उसके अंदर नहीं होंगे, जैसे वीएलसी है या और भी ऐसे पैकेजेस होंगे जो इसके अंदर नहीं होंगे, तो हमें क्या करनी पड़ती है, एपीएल रिलीज करके एक रिपोजिटरी उसको कॉन्फ़िगर करना है। वो मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो मेरे में एप्पल रिपोजिटरी भी कॉन्फ़िगर है। तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरे सिस्टम में रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर भी है या नहीं है। तो यम रेपो लिस्ट ऑल वो कॉन्फ़िगर करनी है। आपको सबको पता है कि उससे कैसे करते हैं कि मैंने आपकी सब्सक्रिप्शन का यूज करके आपने ग्राफिक के थ्रू कैसे किए, कमांड लाइन से मैं बता दूंगा, वो सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो अभी ये आपको पता चलेगा कि मेरे मशीन में पैकेजेस वो रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर हो रखी है। तो अब मुझे देखना चाहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी रेपो के अंदर कौन कौन से पैकेजेस हैं। लिस्ट ऑफ पैकेजेस की लिस्ट देखना चाहता हूँ। मैं क्या करना हूँ, यम और लिस्ट और सीधा सिंपली एंटर कर दिया। तो मेरी रेपोजिटरी में जितने भी पैकेजेस होंगे, ठीक है, उन सब की क्या कर देगा, लिस्ट शो कर देगा। अब ये टाइम लेगा क्योंकि एक तो मेरा नेट स्लो है, मोबाइल डेटा पर चल रहा है। सर दैट्स व्हाई इट एक विल चीज टेक टाइम। बताइए। हेलो सर, वॉइस आ रही है आपको? एक मिनट, हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा था, जो ये आप ये ऊपर जो लिस्ट आ रही थी रैपोस में जितने भी आपके पैकेजेस अवेलेबल हैं, ये वही पैकेजेस है ना जो मतलब लाइक आपके पैकेज मैनेजर में कॉन्फ़िगर्ड है? हमारी मशीन में द लोकल आईओएस हम्म। हमेशा ही है ना, वो उसके पैकेज की लिस्ट है। हम्म। और ऐसे ही क्या है कि रेड हैट की रेपो लिस्ट अलग है। अब हो सकता है कि अभी रेड हैट ने और पैकेजेस उसमें ऐड कर दिए हो सकता है ना। हम्म। तो जो ये यम लिस्ट है, ये कौन से पैकेजेस दिखा रहा है? अरे पता चला, नहीं पता चला ये। सर वॉइस नहीं आ रही थी आपकी बीच में। हाँ, भाई कोफ्ता, ये जो रेपोजिटरी आपकी रेडिट की रेपोजिटरी है ना, जो कॉन्फ़िगर कर रखी है, जब आपने ऑनलाइन कॉन्फ़िगर की थी, मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर में जाओ, उसके बाद आईडी पासवर्ड डालो, उसके बाद क्या सब्सक्रिप्शन आपका एक्टिवेट हो गया, उसके बाद ये जो रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर हुई थी, जहाँ से आप डीएनएफ कमांड का यूज करके पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, वो सारे, ये वो लिस्ट ऑफ पैकेज है। अब इसने शो किया ही नहीं शायद। फेल टू डाउनलोड मेरा रेपो, कैन नॉट डाउनलोड। नेटवर्क है इसलिए थोड़ा सा, इसलिए शो नहीं कर रहा।
क्योंकि इसलिए शो नहीं कर रहा। अगर आपके में यूज़ करोगे ना तो कन्फिगर होता है। एक काम कीजिए, अपनी मेरे को चैट में रिप्लाई दीजिए। थोड़ा मेरा माइक का इशू हो रहा है, स्पीकर का इशू हो रहा है, तो जो भी रिप्लाई करो चैट में करना। मेरे साथ साथ कौन कर रहा है? कोई कर भी रहा, नहीं कर रहा? तो ये यम लिस्ट कमांड की यूज किया तो आया कुछ? क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत डाउन है। कुछ और रहा है क्या? एक्चुअली मैं रजिस्टर नहीं कर रखा मैंने। ओके, एक मिनट रुको, मैं करता हूँ। हो गया खुशप्रीत? लिस्ट ऑफ पैकेजेस आई? गुड। अमृतांशु और नमन, यस, आप नहीं कर रहे क्या? ओके ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी क्या है। कॉन्फ़िगर है मेरे में, लो यम लिस्ट कमांड का मैं यूज करता हूँ। सर आ गया। ठीक है, ऐसे दिखाई देंगे सारे के सारे पैकेज। अब मैं बात करता हूँ कि अगर किसी पर्टिकुलर पैकेज की लिस्ट देखना चाहते हैं, जैसे कि मुझे पर्टिकुलर पैकेज, इसमें जेड का पैकेज ही दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं यम और लिस्ट और उस पैकेज का नाम। ठीक है, जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ HTTPD देखना चाहता हूँ।
तो हिट एंटर। तो ये पर्टिकुलर पैकेज को बता दे कि यह मेरी जो रेपोजिटरी है उसके अंदर ये पैकेज है भी या नहीं है। HTTPD है, लॉन्ग स्पेलिंग। ठीक है, ये शो कर रहा है कि जो मेरी रेपो लिस्ट है मैंने कॉन्फ़िगर कर रखी है। हाँ, रेड हैट का रेपो। ठीक है, जो रेड हैट का मेरा रेपो लिस्ट है जो मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, अगर मुझे इसके अंदर देखना है कि ये पर्टिकुलर पैकेज है भी या नहीं है, तो ये शो कर रहा है कि जो HTTPD वाला जो पैकेज है हमारी रेपो लिस्ट के अंदर है। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यम लिस्ट एंड यम सर्च। ठीक है, अगर मैं यम और करता हूँ सर्च, SEARCH, ठीक है, यम सर्च और नाम HTTPD, ठीक है, और हिट एंटर। देखना इसमें इसके आउटपुट में और उसके आउटपुट में अंतर है। ये क्या कर रहा है कि जब आपने यम लिस्ट HTTPD किया था उसका सिंपल मतलब था कि उस पर्टिकुलर पैकेज को वो सर्च कर रहा है, और जब आपने HTTPD सर्च किया इसका मतलब क्या है कि उस स्ट्रिंग को मैच कर रहा है कि जहाँ जहाँ पर वो स्ट्रिंग आएगी ग्रेप कमांड की तरह HTTPD उस उस स्ट्रिंग को मैच करके और आपके सामने पुटअप कर देगा कि इसने इतने सारे पैकेजेस हैं जिनके अंदर HTTPD नाम का जो शब्द आ रहा है, चाहे वो कैपिटल में हो चाहे वो स्मॉल में हो। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP यम लिस्ट एंड यम सर्च। ठीक है, और यम की जगह DNF भी करोगे तो DNF भी ऐसे शो करेगा। अगर मैं DNF करता हूँ और लिस्ट करता हूँ और HTTPD फिर करता हूँ तो सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि दो बोथ कमांड्स आर सेम। थोड़ा सा जो एल्गोरिदम्स है उनका ही डिफरेंस है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसको इंस्टॉल करने से पहले मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये कोई फाइल है। ठीक है, मैं सर्च करना चाहता हूँ कि किस पैकेज में वो फाइल। ठीक है, मैं उसके लिए होती है यम प्रोवाइड्स। ठीक है, कमांड्स होती है, उसके बाद /usr/share। ठीक है, SHARE शेयर। उसके बाद मैन और मैन 5। उसके बाद है rwd.5.gzip एंटर। ये इस फाइल को सर्च करेगा कि किसी पैकेज में है भी या नहीं है फाइल। ठीक है, उसको सर्च कर रहा है। अब इसने बता दिया कि जो ये वाली फाइल्स है कि कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी रेपो में जाके मिल रही है। ठीक है, किसी किसी लाइब्रेरी में किसी कुछ में पर्टिकुलर फाइल को इसने मैच करके आपका आउटपुट स्क्रीन पे शो कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मुझे देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से पैकेजेस मेरी मशीन में इंस्टॉल्ड है। ये तो मैंने देखा था कि जो मेरी रेपो लिस्ट है, जो रेपोजिटरी मैंने कॉन्फ़िगर की है, उसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस क्या है इंस्टॉल्ड, मतलब कौन कौन से पैकेजेस हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरी मशीन है, आपकी जो मशीन है RHL 9, उसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप यूज करोगे यम या DNF। अगर मैं सिंपली करता हूँ DNF और इंस्टॉल्ड लिस्ट, लिस्ट इंस्टॉल्ड। ठीक है, सिंपली ये रहा, हिट एंटर कर दीजिए। ये उन सारे पैकेजेस की लिस्ट आपके सामने रख देगा जो आपकी मशीन में इंस्टॉल्ड है। देखिए, ये वो सारे पैकेजेस हैं जो हमारी मशीन में इंस्टॉल्ड है पहले से ही। अगर मैं काउंट करूँ तो मैं दिखाता हूँ कि -WC-L। ठीक है, ये वो सारे के सारे पैकेजेस जो हमारी मशीन में इंस्टॉल्ड है। 1655 पैकेजेस जो मेरी मशीन में इंस्टॉल्ड हैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि DNF लिस्ट ओनली दिखा रहा था कि कितने कॉन्फ़िगर्ड हैं, मतलब कितने हमारी रेपो के अंदर लिस्ट के अंदर कितने पैकेजेस हैं। लो, अब ये काउंट करके दे देगा कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन DNF लिस्ट इंस्टॉल्ड और डिफरेंस बिटवीन DNF लिस्ट। ठीक है, ये है 21,611। इतने पैकेजेस हमारे रेपो लिस्ट के अंदर है, जबकि हमारे इंस्टॉल्ड कितने हो रखे हैं 1655 पैकेजेस। अब मैं दिखाता हूँ कि किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। अगर आपको सिंगल पैकेज इंस्टॉल करना है या मल्टीपल पैकेज को इंस्टॉल करना है तो कैसे करते हैं। तो उसके लिए होती है यम इंस्टॉल कमांड, और उसके लिए आप जैसे कि मुझे पैकेज इंस्टॉल करना है FTP का पैकेट, तो VSFTPD। ठीक है, मैं सिंपली हिट एंटर कर दूंगा, ये इस पैकेज को ढूंढेगा और इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। अगर नहीं होगा तो बता देगा। अब ये यस या नो। लो, अब ये इस पैकेज को इंस्टॉल कर देगा, चाहे इसकी कितनी भी डिपेंडेंसी हो सबको रिजोल्व कर देगा। ठीक है, अगर इसकी डिपेंडेंसी
नहीं भी है तब भी इंस्टॉल कर देगा, है भी तब भी इंस्टॉल कर देगा। अगर यहीं पर आरपीएम का केस होता, आरपीएम के केस में क्या होता है कि डिपेंडेंसी को रिजोल्व नहीं कर पाता आरपीएम। अब मुझे अगर मल्टीपल पैकेज को एक साथ इंस्टॉल करना है तो ये रहा VSTPD और मैं लिख दूंगा HTTPD। ठीक है, मल्टीपल पैकेज को एक साथ इंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसे दो पैकेज इनको एक साथ इंस्टॉल करना तो सिंपली हाई यहाँ पे यस कर दिया, और ये पहले चेक करेगा कि हाँ इंस्टॉल्ड है, तो ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा देगा, नहीं तो इंस्टॉल करके दे देगा। अगर मुझे क्या करना है, किसी पैकेज को रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे कि यम सिद्ध करके दिखा था, मैं DNF से कहता हूँ DNF रिमूव। ठीक है, और पैकेज का नाम जैसे मुझे VSFTPD वाले पैकेज को मुझे रिमूव करना है, सिंपली मैं रिमूव कर रहा हूँ DNF रिमूव, क्या यस मैं रिमूव करना चाहता हूँ, वाई कर दीजिए यहाँ पर, तो इस पैकेज को रिमूव कर देगा। इसने क्या कर दिया, इस वाले पैकेज को रिमूव कर दिया। अगर दूसरे वाले पैकेज को मुझे रिमूव करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। हाँ, उसके बाद आपने अगर अपनी मशीन को पैच करना है या अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, तो सिंपली आप पहले से कमांड जानते हो। अभी मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर इसने स्टार्टअप किया तो उसके बाद क्या है कि काफ़ी टाइम टेक लेगा, क्योंकि मेरे पास अगर फास्ट इंटरनेट हो तो मैं 2 मिनट में हो जाता। अब मेरे पास मोबाइल डाटा पे चल रहा था, इसलिए क्या प्रॉब्लम ये है कि ये अपडेट होके देगा ही नहीं, तो इसलिए मैं उसके लिए कमांड होती है DNF अपडेट। ठीक है, ये DNF अपडेट, और सिंपली हिट एंटर कर दीजिए। ये क्या करेगा, आपकी मशीन को पैच कर देगा या अपडेट कर देगा, इसका मतलब ये है। तो ये आपने यहाँ तक अभी तक पहले से किया हुआ है। अब एक और चीज़ होती है कि यहाँ तक क्लियर है सबका, ये बताइए मुझे चैट में। ठीक है, आप बात करते हैं, देखो क्या है ना कि अगर आपको बहुत सारे पैकेजेस को एक साथ इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो हमारे रेड हैट में क्या कर रखा है कि एक ऐसी सुविधा दी हुई है कि पैकेजेस के ग्रुप बना के रखे हुए हैं, कि जैसे कि कुछ काम ऐसे रहते हैं कि मल्टीपल उसी के बेस पे रहते हैं। तो इन्होंने क्या है कि हमारी इजीनेस के लिए, सुविधा के लिए पहले से ही कुछ ग्रुप बना के रखे हुए हैं, ताकि आपको हर बार 30 पैकेज हैं, 50 पैकेज को एक साथ मतलब एक एक करके इंस्टॉल ना करना पड़े। अगर ग्रुप का मतलब क्या है कि उसमें ग्रुप्स आर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। मतलब कि अपने अपने पर्पज से बनाए हुए हैं। अगर उन ग्रुप्स की आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है तो कैसे देखोगे, यम ग्रुप लिस्ट, ठीक है, और हिट एंटर। ये पहले से ही बनाए हुए हैं। जैसे कि आपने अभी मशीन को इंस्टॉल किया होगा, मिनिमम इंस्टॉल करते हैं तो उसी के हिसाब से पैकेज इंस्टॉल होते हैं। अगर आप अपनी मशीन को सर्वर विद GUI मोड में करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, तो उस हिसाब से ज़्यादा पैकेज इंस्टॉल होते हैं। या आप CLI मोड में करते हैं तो उसके हिसाब से पैकेज इंस्टॉल होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि सर्वर मोड में कौन कौन से पैकेज हैं, मिनिमल इंस्टॉल करोगे तो कौन कौन से पैकेजेस हैं। तो इनके अंदर ये ग्रुप बने हुए हैं, सर्वर, मिनिमम इंस्टॉल, वर्क स्टेशन, KD, प्लाज्मा वर्कशॉप, वर्चुअलाइजेशन होस्ट, सर्वर विद जो है कंटेनर मैनेजमेंट के लिए, नेटवर्क सर्वर के लिए, और ग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटर टूल के लिए, RPM डेवलपमेंट टूल के लिए, डेवलपमेंट टूल के लिए। ऐसे क्या ये सारे ग्रुप्स हैं, और इनके अंदर क्या है, नंबर ऑफ पैकेजेस है। मतलब इनसे रिलेटेड कि जब भी आपके डेवलपमेंट रिलेटेड काम करना होगा तो उनसे रिलेटेड जिन जिन पैकेज जिन जिन पैकेजेस की आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो पहले से ही क्या है इसके अंदर वो इंस्टॉल्ड है। आप सिंपली क्या करोगे, इस ग्रुप को इंस्टॉल करोगे तो इसके अंदर जितने भी पैकेजेस होंगे पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, वो सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। आप चाहो तो खुद के भी बना सकते हो, ठीक है, बट क्या कि इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स, कि ठीक है, तो आपको, क्योंकि जब आप अगर RPM के पैकेज अगर आपको एक बार बिल्ड करने आ जाएंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ये भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी वो आपका पार्ट नहीं है, आपका पार्ट है सिर्फ लोकल कॉन्फ़िगर करने तक, कि आपको लोकल यम रेपो कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और आपको कमांड आनी चाहिए कि कमांड कैसे यूज़ करनी है लिनक्स के अंदर। तो सिंपली वही रहेगा कि RPM पैकेज को बिल्ड करना दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स। तो डेट्स वाई कि मैं उसको बिल्ड करना भी नहीं बताऊंगा। लेकिन उसी के जब वो बिल्डिंग पार्ट सीखते हो आप RPM पैकेजेस के बारे में, तो ही आपको ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि हाँ ये ग्रुप कैसे बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए क्या है कि एक ये ग्रुप मेंटेन किया जाएगा। इसके अंदर की आपको क्या देखना चाहते हो कि
इन्फॉर्मेशन देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस हैं, उसके लिए कमांड होती है यम, मैंने लिखा GROUP ग्रुप इन्फो। ठीक है, ग्रुप इन्फो कमांड, उसके बाद ग्रुप का नाम लिख दिए। तो ग्रुप का नाम लिखने के लिए आपको डबल कोट यूज करना पड़ेगा, उसके अंदर क्या करोगे, ग्रुप का जैसे डेवलपमेंट टूल है, DEVELOPME, डेवलपमेंट टूल्स, टूल्स है, और ये एंटर कर दीजिए। ये वो सारे पैकेजेस की लिस्ट आपको शो कर देगा कि इसके अंदर ये सारे पैकेजेस हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैंडेटरी पैकेजेस है, ऑटो कॉन्फ़िग, ऑटो मेक, ठीक है, जीसीसी सी प्लस प्लस GDB, लिब टूल। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पैकेजेस इसके अंदर ये हैं, और ऑप्शनल पैकेजेस सी मेक, एक्सपेक्ट, RPN लिंट, ये सारे पैकेजेस इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। अगर आपके जैसे कि पर्टिकुलर ग्रुप को आपको इंस्टॉल करना है, ग्रुप के पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, तो वो कैसे करोगे? वो करने के लिए सिंपली है, मैं यूज करूंगा, ये तो यम दिखा था, मैं DNF से कर सकता हूँ। तो DNF और ग्रुप इंस्टॉल, GROUP ग्रुप इंस्टॉल, ग्रुप इंस्टॉल, उसके लिए फिर उसके बाद उसका नाम, ग्रुप का नाम, जैसे कि मैं डेवलपमेंट, DEV डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है, और सिंपली हिट एंटर कर दीजिए। ये रहा, इसके अंदर इतने सारे पैकेजेस हैं। ये रहे आप लिस्ट ऑफ पैकेज जो आपको वो उधर देख रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यस कर दिया सिंपली मुझे। मैं इसको क्या करूँ, इसका टोटल साइज है 289 MB। अब ये क्या वन बाय सबको क्या कर देगा, देखो। वैसे अगर आप 43 पैकेज इंस्टॉल करने बैठते, क्या आप कर पाते? एक एक करके आपको बहुत टाइम लग जाता, पैकेज ढूंढना पड़ता, कौन सा इंस्टॉल करना है, कौन सा अब बहुत काम ईजी है, क्योंकि पहले से एक डेवलपमेंट टूल्स नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में वो पैकेज इसकी रिक्वायरमेंट से हिसाब से जो रिलेटेड पैकेज है वो उसको ग्रुप में रख दिए गए हैं। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, ग्रुप इंस्टॉल कमांड का यूज करना है, फ्लैग का यूज करना है, DNF कमांड के साथ, उसमें सारे के सारे पैकेज आपके एक बार में ही इंस्टॉल हो जाएंगे। इससे आपका काम बहुत ही ईजी हो गया। और ग्रुप का सिंपली मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। पता चला ग्रुप का क्या है, ग्रुप के बारे में। इट विल टेक टाइम। तब तक इसके बारे में किसी को कुछ पूछना तो मैसेज में पूछ लीजिए, अभी से रिलेटेड, अभी तक। गौरव, अमृतांशु, पुष्पप्रीत, नमन, मोहम्मद, यस, एनीवन। सब क्लियर है पुष्पप्रीत, या ऊपर से जा रहा है?
तो अब बात करते हैं, ठीक है, ग्रुप लिस्ट का। अगर इस पर्टिकुलर ग्रुप को आपको क्या करना हो, अगर आप रिमूव करना हो तो आपके लिए क्या होगा, मैं सिंपली यूज करता हूँ DNF। ठीक है, उसके बाद क्या है, GROUP, ग्रुप रिमूव। ठीक है, ग्रुप रिमूव, उसके बाद क्या करना है आपको, ग्रुप का नाम, ठीक है, सेम जैसे मुझे इसी को ग्रुप का रिमूव करना है, तो DEVELOPEMENT डेवलपमेंट टूल्स, सिंपली हिट एंटर कर दीजिए। अब ये क्या कर देगा, इस पूरे ग्रुप के सारे पैकेजेस को रिमूव भी कर देगा। क्या होगा भाई, ग्रुप तो यही था, डेवलपमेंट टूल्स, एक मिनट। ओके, रॉन्ग स्पेलिंग था, ठीक है, ग्रुप रिमूव, ठीक है, हिट एंटर। अब ये सिंपली क्या है, पूरे ग्रुप को क्या कहता है, रिमूव कर देगा, उसके टूल्स को रिमूव कर देगा। यस, आई वांट टू रिमूव। ये 43 को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी आप yum या DNF कमांड को यूज करते हैं तो वो कौन सी रेपोजिटरी के थ्रू इन पैकेज को मैनेज करता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर वो, मैं क्या कहता हूँ कि अगर मुझे yum और DNF कमांड जो यूज कर रहे हैं उसको कौन सी रेपोजिटरी फाइल के थ्रू हम इस पैकेज को मैनेज करते हैं, अगर ये देखना है तो उसके लिए मुझे एक जाता हूँ लोकेशन पर, CD करता हूँ स्लैश ETC के अंदर एक लोकेशन होती है yum डॉट रेपो रेपोज डॉट डी। ठीक है, डॉट डी, इसके अंदर क्या है, एक ये लोकेशन होती है, हिट एंटर कर दिया मुझे यहाँ पर और एलएस करता हूँ तो यहाँ पर ये एक फाइल होती है। ठीक है, यहाँ पर होती है ये आपकी EPL डॉट रेपो, EPL टेस्टिंग डॉट रेपो और रेड हैट रेपो। ठीक है, जो रेड हैट दो रेपो है, यहाँ पर क्या है कि आपकी रेपोजिटरी की इन्फॉर्मेशन, तो अगर मैं कैट करके दिखाऊँ आपको, अगर रेड हैट डॉट रेपो करके, ठीक है, रेड हैट डॉट रेपो करके दिखाता हूँ अगर, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्या क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है RPM पैकेज के बारे में, लोकेशन के बारे में, किस लोकेशन पर कौन सा पैकेज है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये पूरी की पूरी है लोकेशन है कि जहाँ से आपके RPM पैकेज को फैच किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो हम क्या क्या जब लोकल रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें दिखा दूंगा कि आपको कैसे करते हैं। फिर उसके लिए कमांड भी होती है, DNF रेपो कॉन्फ़िग करके कुछ ऐसी कमांड होती है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पता चल गया कि यही वो फाइल होती है जहाँ पर आपकी रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर होती है। अगर मुझे एक और मेन फाइल होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं, कैट करूं अगर स्लैश से ETC के अंदर एक yum डॉट कॉन्फ़िग, ठीक है, yum डॉट CFG सी कॉन्फ़िग, ओके, कौन, ये रही एक, और ये फाइल होती है, ये सबसे मेन फाइल होती है। ठीक है, किसी भी यम के कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जहाँ पे ये मेंशन आपको कि बेस यूआरएल कहाँ है, ये रहा, यहाँ से ये बेस यूआरएल है, उसके बाद GPG चेक करने के लिए है, उसके बाद क्या है, मेटाडाटा एक्सपायर दे रखा है, उसके नहीं, सॉरी सॉरी, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये रहा, ये कॉन्फ़िगरेशन मेन फाइल है कि आपको ग्लोबली चेक करना है। इंस्टॉलेशन लिमिट क्या है कि आप 3 ही कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। क्लीन रिक्वायरमेंट और रिमूव ट्रू। ठीक है, अगर रिमूव करने पर उसके बाद क्या है, क्लीन करना, उसके बाद बेस्ट ट्रू और स्किप इफ़ अनअवेलेबल। अगर आपका पैकेज अवेलेबल नहीं है तो उसको स्किप करना है। ठीक है, स्किप करना है या नहीं करना है उसके लिए फॉल्स ट्रू, ऐसी इन्फॉर्मेशन है। ये क्या है, मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है। तो यहाँ तक आपको पता चलेगा कि आपकी रेपोजिटरी की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर रहती है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन। अब मैं दिखाता हूँ कि अगर आपको APL, ठीक है, रिपोजिटरी को एक्स्ट्रा पैकेज रिपोजिटरी फॉर एंटरप्राइज लिनक्स के लिए अगर आपको वो रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करनी है तो वो कैसे करते हैं।
ठीक है। वो कॉन्फ़िगर करनी है तो वो कैसे करें मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो मैं क्या है कि रेपॉजिटरी यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो रखी है। तो सिंपली मैं क्या करते हैं, एक बार रिमूव करके दिखा देता हूँ सारी की सारी। करता हूँ ये आर एफ और ईपीएल डॉट रेपो, उसके बाद एपीएल डॉट टेस्ट रिलीज के बाद है एपीएल टेस्ट टेस्टिंग। ठीक है, अगर मैं एलएस करता हूँ तो ये रहा, ओनली रेड हेड डॉट रेपो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब मुझे कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सीडी करता हूँ स्लैश एमएनटी, एमएनटी के अंदर जाता हूँ, उसके बाद मैं एलएस करता हूँ और सीडी करता हूँ। अगर मैं बेस ओएस के अंदर जाता हूँ सिंपली और एलएस करता हूँ, उसके बाद सीडी करता हूँ, पैकेजेस के अंदर जाता हूँ। ओह, अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर वैसे यहाँ पर देखने की जरूरत थी नहीं, रॉन्ग पाथ तो वहीं पर था आपको रेपोर्ट। तो उसके लिए क्या है कि अगर आपको आर एच एल 9 के अकॉर्डिंग एपीएल रिपोजिटरी को कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। आपको एक बात है कि ये रहा, ये लिंक आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये तो पूरा लिंक ही शेयर कर दूंगा मैं आपको जहाँ से रेपो है आर एच एल 9। ओ, ये इसकी सीधा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। लिंक क्रिएट कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, उसके बाद मैं आपको पहले करता हूँ, आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ आप सभी को। एपीएल 9 रेडिट इंटरप्राइज लिनक्स 9 के अकॉर्डिंग ये रेपो लिस्ट है। मैं सीडी करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। तो मुझे क्या करना है कि पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए कमांड होती है डब्लू गेट। डब्लू गेट, उसके बाद क्या है कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, ये फुल पाथ जहाँ पर ये क्या है कि एप्पल जो रिलीज है एक्स्ट्रा पैकेज इंटरप्राइज लिनक्स का जो पैकेज है, तो जहाँ पर इसका पाथ है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा लिनक्स के अंदर। तो उसके लिए डब्लू गेट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, और सिंपली हिट एंटर, ये क्या करेगा डाउनलोड करना शुरू कर देगा इसके लिए। ठीक है, अब ये मैंने डाउनलोड कर दिया। अगर ये डाउनलोड कहाँ पर होगी, यहाँ पर डाउनलोड होगी एप्पल। अब मुझे क्या करना है, इसको पहले करना मूव करना पड़ेगा। मुझे एक्चुअल में क्या है रेपो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी उधर ही इसको क्या करना था, डाउनलोड करना था। तो एप्पल ईपीईएल रिलीज, इसको मूव कर रहा हूँ किसके अंदर, स्लैश ईटीसी के अंदर, स्लैश वीएम डॉट रेपोज डी के अंदर। इसको मैंने मूव कर दिया। अगर मैं क्या करता हूँ सीडी करता हूँ और स्लैश ईटीसी के अंदर मैं क्या करता हूँ यम करता हूँ, उसके बाद डॉट रेपो और एलएस करता हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि ये आपकी ईपीएल नाम की जो क्या रेपोजिटरी डाउनलोड कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी, आरपीएम। आरपीएम हाइफन आई वी एच और इस रेपोजिटरी का नाम एप्पल रेपो। ठीक है, और सिंपली हिट एंटर। अब ये क्या है, ऑलरेडी इंस्टॉल दिखाया था क्योंकि मैं सिंपली रिमूव किया था। अब ये क्या इंस्टॉल्ड हो गया। अब मुझे क्या करना है, अगर यहाँ पर एलएस करूँगा थोड़ी तो आरपीएम हाइफन आई वी एच सिग्नेचर बेस्ड।
ओके, ठीक है। इसमें क्या था कि ये पहले से रिमूव नहीं हुआ था, जस्ट क्या उसकी फाइल को रिमूव कर दिया था, और ये रिमूव नहीं किया गया था पैकेज को, तो मैंने पैकेज को रिमूव किया, उसके बाद क्या कर दिया, उसको इंस्टॉल किया। तो दोबारा से जब आरपीएम कमांड का यूज करके मैंने क्या कर दिया, इसको इंस्टॉल किया, तो ये क्या कॉन्फ़िगर हो गया। और यहाँ पर क्या कि पहले से आपको ओनली रेड डॉट रेपो करके पैकेज दिखाई दे रहा था ओनली, मतलब रेपोजिटरी दिखाई दे रही थी। अब क्या है कि आपको यहाँ दो और बन गई फाइलें, एपीएल डॉट रेपो करके और एपीएल टेस्टिंग डॉट रेपो करके, ठीक है। और यही क्रिएट होनी चाहिए थी बेसिकली, क्योंकि हमने सिंपली पहले क्या कर दिया था कि रिमूव कर दिया था दोनों रेपो फाइल को और पैकेजेस को, सब जब इंस्टॉल किया था कि ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा था, क्योंकि उसको रिमूव नहीं किया गया था यम या डीएनएफ कमांड का यूज़ करके, या आरपीएम कमांड का भी यूज़ करके सिंपली फाइल को डिलीट कर दिया था। तो स्टेप दोबारा बताता हूँ, तो जो आपको एक लिंक दिया है उस लिंक पे जाके डब्लू गेट करना है, डब्लू गेट करके उसके बाद आपको आरपीएम का यूज़ करना है, आरपीएम को यूज़ करके सिंपली आपकी कॉन्फ़िगर हो जाएगी। अगर मैं इसकी लिस्ट देखना चाहूँ कि कॉन्फ़िगर हुई या नहीं हुई, इसके मैं यम, उसके बाद रेपो लिस्ट आपको करके दिखाऊं और ऑल करके दिखाऊं, तो ये आपको दिखाई दे जाएगी यहाँ पर। इट विल टेक टाइम। ये रहा। अगर यहाँ पर देखें तो ये रहा, ये रहा। एक्स्ट्रा पैकेज इंटरप्राइज लिनक्स के लिए एक्स्ट्रा रिपोजिटरी इनेबल्ड होगी। सबको स्टेप समझ में आ गए या रिपीट करूँ? बाकी कुछ प्रीतम अमृतांशु? सर जो रिमूव टाइम एरर आ रहा था, मतलब रिमूविंग वाला एरर आ रहा था, उसको कैसे फिक्स करा है? यम से रिमूव करके? क्या? जो आप रिमूव कर रहे थे सर, तो मतलब जो आप फिर से इंस्टॉल कर रहे थे, दिखा रहा था एक कि मिनट रुको। रिमूव नहीं हुआ सर, उसको कैसे फिक्स करा है?
बोलो यार। ठीक है, बोलो। अमृतांशु। सर पैकेज को जो वहाँ पे दिखा रहा था कि पहले से इंस्टॉल है सर, उसको यम के यूज से रिमूव करेंगे। हाँ, रिमूव जैसे ही करना उसको कर दो। ओके सर। एक्चुअल में क्या था देखो, मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ था और ऑलरेडी मेरा कॉन्फ़िगर था। आप लोगों का कॉन्फ़िगर नहीं होगा तो आपके में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पैकेज इंस्टॉल है तो उसको तो दिखाएगा ना। री इंस्टॉल कैसे करेगा? जैसे कि मैं अगर यम इंस्टॉल करता हूँ httpd, ये पहले से इंस्टॉल्ड है, इसको ऑलरेडी इंस्टॉल दिखाएगा। देखो, डिपेंडेंसी रिजोल्व, नथिंग टू डू और कंप्लीट, और ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ये अब दिखा रहा है। तो यही इशू वहाँ पर पहले से हो रहा है। उस पर समझ में आया? ठीक है, तो आरपीएम और ईएम कमांड का आपको यूज करना आ गया। ये थी आपकी यम डीएनएफ, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रिमूव करना है, कैसे इंस्टॉल्ड पैकेज की लिस्ट देखना है, डिपेंडेंसी के अंदर पैकेज को देखना है, और आपकी रेपो फाइल कहाँ पे मिलेंगी, इन सब का पता चल गया। बताओ। अब बात करते हैं कि लोकल यम रेपोजिटरी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। आज ही करें। देखो क्या है कि अगर हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, हमने सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है, पैसे नहीं है, और हमने क्या है कि रेपोजिटरी को कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम लोकल यम या डीएनएफ रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? जैसे कि एक बार मैं क्या कर देता हूँ, उसको अनरजिस्टर कर देता हूँ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब मेरे क्या है कि कॉन्फ़िगर नहीं है, अब मेरी रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो इस केस में क्या करूँगा मैं? मेरे पे सीडी किया, आउट किया, मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर ये है क्या है कि मैं लोकल रम रेपोजिटरी मुझे कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ नहीं है रेड का। ठीक है, अब फ्री वाला मेरे पास एक्सपायर हो गया, फ्री मैं ले नहीं सकता, फ्री है नहीं मेरे पास। तो अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? पैकेजेस तो मुझे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, या तो खुद की रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सेंट्रलाइज सर्वर बना सकते हो, उस पर रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दूसरा क्या ऑप्शन है कि आप खुद की एक लोकल रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर लो अपने सिस्टम में और पैकेजेस को इंस्टॉल करते रहो। ठीक है, तो वो कैसे करना पड़ेगा? जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यम करता हूँ, अगर इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, मुझे कौन से पैकेज को इंस्टॉल करना है? ZSH के पैकेज को मुझे इंस्टॉल करना है। मैं देखता हूँ कि इंस्टॉल्ड है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मुझे ऐसा पैकेज ढूंढना है जो इंस्टॉल्ड नहीं है, VSFTPD। ठीक है, और हिट एंटर।
ये रहा। अब ये क्या, अनेबल टू फाइंड मैच वी एस एफ टी पी डी। पहली बात तो ये दिखा रहा है कि दिस सिस्टम इज नॉट रजिस्टर विद एंटर सर्वर लास्ट में डाटा। ओके, ऐसा कोई पैकेज जो सांबा, एस ए एम बी ए सांबा, हिट एंटर। अब ये भी इंस्टॉल्ड है तो ठीक है, ये रिमूव। अब मैं इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। ओके, अब ये दिखा रहा है कि आपकी रजिस्टर्ड नहीं है इन टाइटल सर्वर। यू कैन यूज सब्सक्रिप्शन मैनेजर टू रजिस्टर लास्ट मेटा। मतलब कि अब ये सर्च ही नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास ये रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। अगर मैं यम लिस्ट करता हूँ तो तब भी मेरे को कुछ वो या टर्म लिख दिया, यम लिस्ट करता हूँ तो तब भी मेरे पास ये कुछ भी ओके, एप्पल वाले दिखा रहा है, एप्पल रिपोजिटरी वाले। इसके अलावा कोई भी आपको देख रहा है कि लोकल रिपोजिट जो आपकी ऐप स्ट्रीम है या बेस ओएस है, वो कोई भी पैकेज आपको शो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये सिंपल आपकी वॉइस नहीं आ रही कि मेरा। हेलो, ठीक है, तो मेरा वॉइस नेटवर्क इशू, तो आज की क्लास को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेशन यहीं से करेंगे, लोकल यम रिपोजिटरी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, बोलो। सर आपने जो कल अटेंडेंस शीट भेजी थी सर, मैंने तो फर्स्ट 1 to 8 क्लासेस लगाई थी सर। मैं 9th से एब्सेंट था, मैंने सर को मैसेज कर दिया था। एक मिनट बता दीजिए। जिसकी गलत लगी है वो तो बता दीजिए। आएंगे हमारे पास। मेरा मेरा एरर था सर, वो 1 to 8 में प्रेजेंट था सर। 1 to 8 अमृतांशु। यस सर, मैं 9th से एब्सेंट था, मैंने मैसेज कर दिया था सर को। 1 to 8 थे। यस सर, फर्स्ट 8 क्लासेज में मैं प्रेजेंट था। उसके बाद 9 में नहीं थे। बाकी सही है। हाँ सर, बाकी सही है। बाकी और कोई। बताओ। ठीक है सबका। ट्वेंटी फाइव होगी ना। हाँ, 26 हो जाएगी ना। कोई काउंट भी कर रहा है। आज वाली लेकिन सर 27 क्लासेज हो गई ना। हाँ, 27 हो जाएगी। हाँ सर, आज वाली लेके 27 क्लासेज होगी। मतलब मैं पीछे चल रहा। ठीक है, देखते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म ख़त्म करते हैं। ओके, ओके सर। बाय, गुड नाइट। ठीक है, रखते हैं, क्लास ख़त्म कर।